हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के 15वें पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का 14वां पार्ट देखा था, जहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से 25 तक की बात करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 25 ग्राम में मोलों की संख्या क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग H2SO4 को कहते हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि H2SO4 के 25 ग्राम में H2SO4 के 25 ग्राम में मोल की संख्या क्या होगी। ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी अब लगेंगे इस पे सोचने कि बाप रे ये सवाल बनेगा कैसे। तो देखिए, बहुत ही आसान सा चीज़ है। यहाँ पे तो सिर्फ आपका 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करा जा रहा है। अगर इससे ज़्यादा भी होता या कोई और कंपाउंड होता तो भी उसका आप मोल की संख्या बड़े ही आराम से निकालते। बस आपको एक फार्मूला याद रखना है, क्या कि सर मोल की संख्या इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। मोल की संख्या इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? तो सर दिया गया भार किसका सर? क्वेश्चन में जो आपको दिया रहेगा, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया है H2SO4 के 25 ग्राम में मोल की संख्या क्या होगी, ऐसे ही आपको दे देगा कि कैल्शियम ऑक्साइड के 40 ग्राम में मोल की संख्या कितनी होगी। तो जो आपको क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया जाएगा उसको आप क्या कहेंगे? दिया गया भार। और हमको डिवाइड क्या करना है, किससे करना है? तो जो तत्व रहेगा अगर, तो उस तत्व के परमाणु भार से डिवाइड कर देना है, और अगर यौगिक रहेगा तो उस यौगिक के अनुभार से डिवाइड कर देना है। बस यही चीज़ आपको याद रखना है। देखिए, आपके क्वेश्चन में यौगिक का द्रव्यमान दिया गया है कितना, तो सर 25 ग्राम दिया हुआ है, तो 25 हम ऊपर में लिख दिए। अब ये यौगिक है तो जाहिर सी बात है कि इसका अनुभार निकलेगा। कैसे निकलेगा सर इसका अनुभार? तो कहेंगे सर बिल्कुल आसान है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु है यहाँ पे, तो 1 × 2 हो जाएगा। सल्फर का 1 परमाणु है, तो सल्फर के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 32। और ऑक्सीजन का 4 परमाणु है, तो 1 परमाणु का द्रव्यमान 16, 4 का कितना हो जाएगा? 64। तो आप कहेंगे सर ये 98 AMU हो जाएगा या 98 ग्राम हो जाएगा। तो देखिए, आपका जो H2SO4 है इसका अनुभार कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 98 ग्राम आ गया। हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया कि मोल की संख्या इक्वल टू दिया गया भार अब बटा परमाणु भार या अनुभार। तो यौगिक है तो अनुभार लेंगे, तो हम क्या कहेंगे? 25/98 कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर 25 में हमको 98 से डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड नहीं लगेगा तो जीरो डाल के एक पॉइंट मारिए, यहाँ पे एक जीरो डालिए यहाँ पे। 98 2 जा कितना हो जाएगा भैया? 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 6 4 10, और ये कितना 9 5 14, 1 15, 1 1 2 कैंसिल। पॉइंट तो डाले ही हुए हैं, यहाँ पे जीरो लगाइए, 5 बार में काटिए। 8 पंचे 40, 9 पचे 45, 4 49, जीरो हो गया। अब फिर 9 5 14 हो जाएगा, 4 1 5, फिर आप जीरो डाल सकते हैं, फिर आप 5 बार में लगा सकते हैं, 490। तो फिर कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा आपका। तो आप क्या कह सकते हैं सर कि 25/98 पॉइंट में आएगा तो कितना सॉल्व करते रहिएगा? 0.255 आप लिखिए ना, इतना ही मोल होगा 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ये क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है तो कोई बात नहीं, रिविजन हो जाएगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। आप सभी कहेंगे सर कौन सा बल? नाभिकीय बल। कौन सा बल सर? नाभिकीय बल। तो आप इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। कौन से बल से? तो नाभिकीय बल से बंधे होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सबों को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आपके ऑप्शन में है ज्वारीय बल। तो ज्वार भाटा के चलते जो बल उत्पन्न होता है उसको हम लोग ज्वारीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आप सबों को पता है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। विद्युत बल आप सबों को पता है कि विद्युत के द्वारा
द्वारा जो बल उत्पन्न किया जाता है उसको हम लोग विद्युत बल कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि आपसे कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सर विद्युत बल के लिए फार्मूला क्या होता है, तो आपको कूलम्ब्स लॉ याद रखना चाहिए। जिस तरह आपका गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला होता है ठीक उसी तरह हम लोग विद्युत बल के लिए भी फार्मूला निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल, कई बार आप लोग इसको याद किए होंगे। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी? तो आप सीधे कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? तो आप इसको स्टार मार्क दे करके लिख लेंगे कि सर ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो आप क्या कहेंगे सर 7 होती है। और ऐसे आपसे पूछ दे क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे सर 1 होती है। तो ध्यान में रखिएगा, जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से क्लोरीन की संयोजकता है, क्वेश्चन में ऑक्सीजन का चर्चा ना किया हो, तो आप कितना कहेंगे? 1। क्वेश्चन में अगर ऑक्सीजन का चर्चा कर दिया गया हो कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है, तो मेरे मित्र आप कहेंगे 7। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आपसे क्या पूछा जा रहा है? सर आपसे पूछा जा रहा है कि कीटोन के समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। जो आपका कीटोन समूह के हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? तो आप सभी कहेंगे कि सर ओन लगाया जाता है। कीटोन के अंत में क्या लगाया जाता है? तो सर कौन सा प्रत्यय? ओन प्रत्यय लगाया जाता है। अच्छा, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो सर CO होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो मेन प्रॉपर्टीज होता है वो उसके अभिक्रियाशील समूह के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग किसके सफिक्स के रूप में ओन लगाते हैं? किस हाइड्रोकार्बन के सफिक्स में? तो कहेंगे सर कीटोन के जो यौगिक होते हैं उसमें कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? हम लोग ओन प्रत्यय लगाते हैं। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो सर CO होता है। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ऑल भी है, हमारे ऑप्शन में ऑल भी है। अब ये ऑल किसके लिए होगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अल्कोहल किसके लिए सर? अल्कोहल के लिए हम लोग कौन सा प्रत्यय का यूज़ करते हैं? तो ऑल का यूज़ करते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे कहेंगे कि हमारे क्वेश्चन में अल भी है। क्या है? अल भी है और इसके लिए प्रत्यय है AL। क्या है प्रत्यय आपका? AL। तब ये किसका होगा? तो कहेंगे एल्डिहाइड का है। ये किसका है सर? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम लोग कौन सा प्रत्यय यूज़ करते हैं? तो सर अल यूज़ करते हैं। अच्छा, आपके ऑप्शन में ओइक प्रत्यय भी है, ओइक। तो आप बताइए मिथेनोइक अम्ल आप लोग पढ़ते हैं, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं उसके लिए हम लोग ओइक प्रत्यय का यूज़ करते हैं। तो आपके क्वेश्चन में जो पूछा है कि कीटोन के समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय कौन है? तो आप ही बताइए कि कौन सा प्रत्यय होगा? आप कहेंगे सर ओन। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर C। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि सिर की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होगी? आप सभी याद किए होंगे 28 होती है, एक हड्डी छुपी हुई रहती है। और आपके ऑप्शन में क्या सब ऑप्शन दिया हुआ है? 21, 25, 29 और 32। मैंने आपको क्या बताया? आप पढ़े होंगे 28, जबकि एक हड्डी जो होती है वो छुपी हुई रहती है। और हम लोग कहते हैं कि सिर की हड्डी में जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है सर? 29। कितनी होती है? 29 होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सिर की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर C 29। कितनी है सर? 29। अब आप कहेंगे कि सर अच्छा ये बताइए कि हमारे लेग में पैर में कितनी हड्डी होगी? तो आप ध्यान में रखेंगे कि सर लेग में जो है वो 60 हड्डी रहती है। हमारे आर्म में कितनी हड्डी होती है सर? तो आर्म में जो है सर 64 हड्डी रहती है। कितनी सर? 64 हड्डी। और आपकी जो हैंड है, हाथ है, इसमें कितना हड्डी रहता है सर? 54।
मतलब 27 गो ई हाथ में, 27 गो ई हाथ में। तो ये सब आपका एक छोटा सा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि सिर की स्कल, खोपड़ी में कितनी हड्डी, तो आप कहेंगे सर पूरे स्कल में सिर की हड्डी कितनी होती है 29, पैर में कितना होगा 60, बाह में कितना होगा 64 हड्डी, और हैंड में कितना होता है 54। अच्छा, हम लोग रटते रहते हैं कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है, लेकिन इसका एक रेंज होता है 206 से 210 हम लोग कहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आप कहेंगे स्टेपिस, कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे लंबी हड्डी कौन सा, तो फीमर, जो थाई का होता है आपका, जांघ का जो हड्डी होता है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। और टिबिया और फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो आपके पैर में पाया जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इसको याद रखिएगा। ऐसे आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है, आप सभी कहेंगे टेस्टिस में होता है, टेस्टिस का ही हिंदी वृषण होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नर जनन कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे सर हमारा अगला ऑप्शन है शुक्रवाहिका। अच्छा, शुक्रवाहिका का मतलब ये हुआ कि शुक्राणु को जो आपका नली एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। और आपके ऑप्शन में अंडकोश भी है, जहाँ पे अंडा स्टोर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडकोश कहते हैं। और जो आपका नेक्स्ट है प्रोस्टेट, ये क्या होता है, ये आपके रिप्रोडक्शन ऑर्गेन का ही पार्ट होता है, जो ऐसा फ्लूइड सेक्रेट करता है, ऐसा द्रव उत्पादित करता है जो आपके स्पर्म के लिए, शुक्राणु के लिए क्या होता है सर, फेवरेबल होता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, आपसे क्या पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल। कार्य करने की दर कहलाती है, क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। भाई बाप P = W/T लिखता है ना, या शक्ति इक्वल टू क्या लिखते हो, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो एक खास बात आप ध्यान में रखिएगा, फिजिक्स में अगर किसी भी राशि को आप समय से डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप किसकी बात करेंगे, रेट की बात करेंगे, दर की बात करेंगे। तो आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि कार्य बटा समय को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब है आपका नेक्स्ट ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि जो कार्य करने की क्षमता होती है दैट्स आर कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एक और खास बात ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ऊर्जा होता है इसके अलग अलग रूप होते हैं। ऊर्जा का क्या होता है सर, अलग अलग रूप होते हैं। और ऊर्जा ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसका नाश किया जा सकता है, सिर्फ इसके एक रूप से दूसरे रूप में इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि सिर्फ इसके फॉर्म में चेंजिंग हो सकता है। ये ना तो कभी क्रिएट किया जा सकेगा और ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि किसी भी वस्तु के गति के चलते जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं 12 mv², और स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं mgh। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण सा पॉइंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट हैं, रिवीजन करते चलिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। mv² लिखा हुआ है यहाँ पे। और एक और ख़ास बात ध्यान रखिएगा कि Pe और Ke के योग को, Pe और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के योग को Me कहते हैं। अब कहिएगा Me कौन सा एनर्जी है सर, तो मैकेनिकल एनर्जी, जकरा हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब है नेक्स्ट आपके ऑप्शन में बल, तो आप सभी समझ रहे होंगे, और वेग आप सभी समझ रहे होंगे कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग क्या है, सदिश राशि, और आपका चाल कौन सा राशि है, तो अदिश राशि है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, वो किसका मिश्रण होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहला चीज़ आप कहेंगे कि सर इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो रहेगा ही रहेगा, NaHCO3 रहेगा ही रहेगा, और इसी को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ मिला हुआ रहता है जिसको हम लोग टर्टेरिक अम्ल कहते हैं।
कौन सा अम्ल कहते हैं सर? टर्टेरिक अम्ल कहते हैं या टर्टेरिक एसिड कहते हैं। आप में से बहुत सारे कहेंगे कि अच्छा इसका फार्मूला क्या होगा? तो टर्टेरिक एसिड का फार्मूला याद रखिएगा C4H6O6 होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टर्टेरिक एसिड का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? आपका बेकिंग पाउडर कहलाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है, तो आप कहेंगे सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टर्टेरिक अम्ल का क्या होता है? मिश्रण होता है। मेरे मित्र टर्टेरिक अम्ल का फार्मूला आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्यूटीन, सेफ्रेनिन, काइटिन और सुबेरिन। कौन सा इसमें रसायन है? तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर सुबेरिन। कौन सा सर? सुबेरिन। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये सुबेरिन कहाँ पे मिलता है? तो सर ये प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। क्या कहाँ पे पाया जाता है सर? प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। और इस सुबेरिन नामक रसायन का जो मेन वर्क होता है वो क्या करता है सर? तो ये क्या करता है? गैस और पानी के जो प्रवेश होते हैं उत्तक में उसको रोकता है। तो सुबेरिन का आप मेन फंक्शन लिख सकते हैं गैस और पानी के प्रवेश को रोकना। प्रवेश को क्या करना सर? रोकना। किसका काम है सर? तो सुबेरिन नामक रसायन का काम है। अच्छा ये सुबेरिन नामक रसायन कहाँ पे मिलेगा? तो सेल वॉल में मिलेगा, कोशिका भित्ति में मिलेगा। अच्छा कोशिका भित्ति किसके सेल में पाई जाती है? तो कहिएगा पादप सेल में, प्लांट सेल में, पादप कोशिका में। किस में पाई जाती है सर? प्लांट सेल में, पादप कोशिका में। अच्छा कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? तो सर याद रखेंगे सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है सर? सेलुलोज की बनी होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, आपसे क्या पूछा है? बहुत ही आसान सा सवाल, आप लोग कई बार पढ़े होंगे। पौधों में स्रावित होने वाले हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है क्या कहलाता है? तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे ऑक्जीन कहलाता है। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एस्कॉर्बिक एसिड और ऑक्सीजन यहाँ पे दे दिया है। आप सुधार करके ऑक्जीन लिख लीजिएगा और आपके इसी क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑक्सीजन ही होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा सर? ऑक्सीजन। अब आप कहेंगे कि सर ऊपर के जो और नाम हैं जिब्रेलिन, साइटोकिनिन और एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब क्या हैं सर? तो ये सब भी पादप हार्मोन ही हैं। क्या है सर? पादप हार्मोन ही हैं। सबका अपना अपना क्या होता है? यूज होता है प्लांट में। अच्छा ध्यान में रखिएगा कि पादप हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है सर। अच्छा पादप हार्मोन जो होता है, जिस तरह हमारे शरीर में अलग अलग चीज़ों की वृद्धि के लिए या हमारे शरीर की उत्तेजनाओं के लिए जो हार्मोन काम करता है, ठीक उसी तरह प्लांट के बॉडी में भी प्लांट हार्मोन का वही काम होता है, लेकिन इसका फंक्शन थोड़ा अलग अलग होता है। हर एक हार्मोन जो है अपना अलग अलग फंक्शन को निर्वहन करता है। जैसे कि यहाँ पे जो जिब्रेलिन दिया हुआ है ये भी आपका एक प्लांट हार्मोन ही है और इसका काम क्या होता है? तो बीज को अंकुरित करने में या डोरमेंसी में फायदा पहुंचाता है, या आप कहते हैं कि प्लांट को सपोर्ट करता है। तो आप जिब्रेलिन से क्या याद रखेंगे कि जिब्रेलिन जो है वो बीज के जर्मिनेशन किसको बोलते हैं सर? तो बीज के अंकुरन में सहायक होता है। जर्मिनेशन में क्या होता है सर? सहायक होता है। किसके जर्मिनेशन में? तो बीज के जर्मिनेशन में। तो जिब्रेलिन से आप जर्मिनेशन याद रखेंगे। हालांकि इसको भी वृद्धि हार्मोन बोला जाता है, लेकिन इसका जो केसेस होता है वो अलग होता है। तो आप कहिएगा कि सर पूर्ण रूपेण वृद्धि हार्मोन किसको बोला जाता है? तो साइटोकिनिन को क्या कहते हैं हम लोग? वृद्धि हार्मोन कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी साइटोकाइनिन है ये भी आपका प्लांट हार्मोन है और इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये प्लांट का वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। और जो आपका नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ABA के नाम से भी जानते हैं और ये भी आपका एक प्रकार का क्या है सर? हार्मोन ही है, जो क्या कहलाता है? पादप हार्मोन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इस पे आपको क्वेश्चन फंसा लेता है। तो
तो आपसे पूछ देगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से ABA पादप हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहेंगे सर? एस्कॉर्बिक एसिड। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 24 आपसे पूछा जा रहा है कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कह रहा है आपसे कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। तो आप सबों को पता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। आप कहेंगे सर कैसे? तो देखिए यहाँ पे कि जब हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? HCl से करवाते हैं। तो आपका जो ये यहाँ पे सोडियम है तो ये Na+, OH-, H+ और Cl-। तो ये जो आपका Na+ है ये किसके साथ जुड़ जाता है? Cl- के साथ। तो ये बना लेता है आपका NaCl और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। और ये जो आपका H+ है ये OH- के साथ जुड़ जाता है और ये क्या रिलीज करता है सर? H2O, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जल कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड विलयन भी कहा जा रहा है। तो सोडियम क्लोराइड को जब आप पानी में मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा सर? तो सोडियम क्लोराइड का विलयन हो जाएगा। आपके ऑप्शन में है ऑक्सीजन गैस। तो आप सभी समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन हम लोगों के लिए क्या है सर? प्राण वायु है। और हाँ, ऑक्सीजन का अप्रूप कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है तो आप कहेंगे कि सर ऑक्सीजन का जो अप्रूप होता है वो ओजोन होता है। और देखिए कि नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। और मेरे मित्र याद रखेंगे कि आपका जो शुष्क बर्फ होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो सर शुष्क बर्फ जो है वो किसका एग्जाम्पल होता है? उर्ध्वपातन का एग्जाम्पल होता है। या आपका ऑप्शन में अगला ऑप्शन में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ही जहरीला गैस है। और आपका जो अगला ऑप्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? मेन ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिसके चलते ग्रीन हाउस की समस्या आ रही है। आपके ओजोन लेयर में डिप्लेशन का काम हो रहा है। आप कह रहे हैं कि आपका जो ओजोन लेयर है वो क्षय हो रहा है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के। और आपका जो अगला ऑप्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी अर्थ पे जो अचानक से उष्मा बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अर्थ के सतह का टेम्परेचर का अचानक से वृद्धि होना क्या कहलाता है सर? वैश्विक उष्मनन कहलाता है। और ये अचानक से वृद्धि किसके चलते हो रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज में वृद्धि के चलते हो रही है। तो ये भी छोटे से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा ताकि आपके एग्जाम में जब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से दे पाएँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहर होती है। समुद्र के तल पर, समुद्र के पानी के ऊपरी सतह पर नहीं, समुद्र के तल पर बनने वाली लहर कौन सी होती है? तो आप कहेंगे सर अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सा तरंग सर? अनुदैर्ध्य तरंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली, तो आपने कह दिया अनुदैर्ध्य। अगर पूछ देता सर कि पानी के ऊपरी सतह पर जो बनने वाली तरंग होती है उसको हम लोग कौन सा तरंग कहते हैं? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पानी के ऊपरी सतह पर आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। पानी के ऊपरी सतह पे जो तरंग उत्पन्न होता है उसको हम लोग कौन सा तरंग कहते हैं सर? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तो सर तरंग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल वेव, जिसको हम लोग यांत्रिक तरंग बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अयांत्रिक तरंग बोलते हैं। और मैकेनिकल वेव के ये 2 पार्ट हैं सर, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। और आपका जो नॉन मैकेनिकल वेव है उसका जो है
अलग अलग पार्ट है, जैसे कि हम लोग एक्सरे कहते हैं या फिर माइक्रोवेव कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं या पराबैंगनी तरंग कहते हैं या इंफ्रारेड रे कहते हैं। ये सब क्या है आपके, तो ये सब सर क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है, अयांत्रिक तरंग है। तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी सवाल थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप के प्रश्न अगर आपको कहीं पे दोबारा मिल जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस सेशन के साथ ही आपका जो रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये वीडियो सेशन चल रहा था वो खत्म होता है। अब हम लोग एक नया सेशन शुरू करेंगे जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का बिल्कुल ही फ्रेश बैच होगा, जो कि पूरे यूट्यूब पे चलेगा। और उसमें हम लोग टारगेट रखेंगे 40 दिन में 40 वीडियो। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, अगर आप में से कोई चाहते हैं कि साइंस को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करें, साइंस के तीनों सब्जेक्ट को, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी, बायोलॉजी को भी, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे रात के 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक लाइव सेशन में। दोस्तों इस कोर्स में इनरोल होने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।